हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार। आइए शुरू करते बच्चों। तो कल हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू किया था और कुछ डेफिनेशंस देखी थी। एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर कुछ सवाल करेंगे। कल केवल ज्यादातर थ्योरी पढ़ी थी, प्रैक्टिस कम हो पाई थी। चलिए तो देखिए क्या क्या डेफिनेशंस थी, एक एक करके मैं लिखता जा रहा हूं बच्चों। अगर आप लोग को याद आती जाए तो आप बताते जाइएगा। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी मैग्नेटाइजेशन के बारे में। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन होता है किसी भी मटेरियल के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए उसमें कुछ रैंडमली ओरिएंटेड ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, कुछ इस तरह से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं इस तरह से, और अगर हमें इसका मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करना है तो मैग्नेटाइजेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, वेक्टर m बराबर नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कहलाता है मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन जैसे डिफाइन करते हैं उसी तरह से एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दो नाम है, ठीक है। रिप्रेजेंट किया जाता है इसको H से। तो बच्चों किसी को याद है क्या कैसे हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखते थे? तो जैसे ये मटेरियल के लिए डिफाइन है, ये करंट कैरिंग लूप या कॉइल के लिए डिफाइन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोलेनॉइड के लिए लिखना चाहें आप तो H का वैल्यू हो जाएगा N टाइम्स I। दोनों की यूनिट सेम, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर दोनों मतलब इस लूप के अंदर आप अगर मतलब सोलेनॉइड के अंदर आप मटेरियल रख दें, ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं हम लोग, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है बी नेट। ये होती है एक तो सोलेनॉइड की वजह से और दूसरा मटेरियल की वजह से। तो सोलेनॉइड की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, मटेरियल की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एम, ठीक है, जहां पे एम मैग्नेटाइजेशन है। दोनों म्यू नॉट कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एच प्लस एम, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी होता है मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस डिवाइड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए, उतना अच्छा बोलेंगे उसकी ससेप्टिबिलिटी है। तो जब ससेप्टिबिलिटी बच्चों यहां पे रख देंगे तो जो ये फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाए म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई टाइम्स एच, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला कि 1 प्लस साई ये कहलाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। तो ये यूनिटलेस होगा, साई भी यूनिटलेस होगा। फिर इस साई और म्यू आर के आधार पे हम लोगों ने तीन टाइप के मटेरियल डिफाइन किए थे, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जहां जब मटेरियल प्रेजेंट है वो कुछ इतना लिखा जाएगा, ठीक है। फिर टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स डिफाइन करे थे, तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स डिफाइन करे थे। एक डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक Ferromagnetic, और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। बिल्कुल ferromagnetic, बच्चों, डायमैग्नेटिक को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी या घट जाएगी? डायमैग्नेटिक मटेरियल घट जाएगी सर। घट घट जाएगी सर। जाएगी, बिल्कुल। तो अगर आप मैग्नेट है और आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कुछ ये सिचुएशन कुछ दिखेगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल घट जाते हैं। कारण ये है कि देखिए अगर आप एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करते हैं डायमैग्नेटिक में। जब आप फील्ड लगा देते हैं तो उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट आ जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड को घटा देते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा बच्चों, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगी या वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल? वीक से Strong to weak. स्ट्रॉन्ग टू वीक, strong to बिल्कुल। weak। डायमैग्नेटिक बच्चों इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, डिसलाइक, है ना। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ
एग्जाम्पल्स इसके आप याद रख सकते हैं। मतलब ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पैरामैग्नेटिक मटेरियल इंक्रीज कर जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। कारण इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बच जाते हैं। तो जैसे आप फील्ड लगाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ससेप्टिबिलिटी घटेगी, ठीक है। और ये लाइक करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो जब भी आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और इसमें जो ससेप्टिबिलिटी है और रिलेटिव परमिबिलिटी है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से बड़ी होगी, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगा, ठीक है। 1 से बड़ी होगी रिलेटिव परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, आप इसको मानो कि इसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो 1 से बड़ी रहेगी, ठीक है, पर 2 के बीच में रहेगी, 1 से 2 के बीच में रहेगी, तो बढ़ाएगा मैग्नेटिक फील्ड बट 2 गुना मैक्सिमम, है ना। बहुत ज्यादा अगर परमिबिलिटी है, बहुत ज्यादा ससेप्टिबिलिटी है तो फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका ससेप्टिबिलिटी भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 0 से बड़ा रहेगा पर 1 से छोटा रहेगा ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इसके बारे में बात करी बच्चों तो इसकी ससेप्टिबिलिटी और इसके रिलेटिव परमिबिलिटी में आप लोग क्या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? रिलेटिव परमिबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी जो भी बताना चाहें आप लोग। डायमैग्नेटिक नेगेटिव होती है सर, दोनों नेगेटिव होंगी, ये तो नेगेटिव है 100%। इसके बारे में बताइए, रिलेटिव परमिबिलिटी के बारे में। ये नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों, है ना, इसकी लीस्ट वैल्यू 0 हो सकती है। 0 भी एक स्पेशल मटेरियल में होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। रिलेटिव परमिबिलिटी बच्चों 1 से छोटी होगी, है ना, क्योंकि घटा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, है ना, तो 1 से छोटी होगी। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी। आइए फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, जो अगर आप इसको रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी विद इन मटेरियल, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। चूंकि ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत पॉजिटिव नंबर होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी भी 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो एक टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक में, ठीक है। तो टेम्परेचर जिसपे कन्वर्जन होता है फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक, ठीक है, वो कहलाता है आपका क्यूरीज टेम्परेचर। और एक बार ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया तो फिर जैसे ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ससेप्टिबिलिटी घटती है, इसका भी टेम्परेचर बढ़ाने पे ससेप्टिबिलिटी घटेगा। अच्छा, इसका जो कारण है इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या इन्फ्लुएंस दिखाने का, उसका कारण है डोमेन्स का बनना। डोमेन्स क्या होता है कि ये एक ही तरह के मैग्नेटिक मोमेंट, तो जैसे ये डोमेन है तो इसके सारे मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से अलाइन होंगे, इसके 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 इस तरह से अलाइन होंगे। तो सारे रीजन, इस रीजन के सारे मैग्नेटिक मोमेंट इसी तरह से अलाइंड है, तो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो सारे एक साथ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाते हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली थी। एक सुपर कंडक्टर करके रह गया, तो वो मैं आपको बता देता हूँ सुपर कंडक्टर क्या होता है। किसी को आइडिया हो बच्चों और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगी, सर सुपर कंडक्टर ये होते हैं, या कुछ भी आपको जानकारी है बताना चाहें आप? ये सर ये कंडक्टर आइडल के बहुत मतलब पास होता है, आइडल कंडक्टर के ओके, पास होता है। इसमें जो है ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हाँ बोलिए। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, हमें पता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर्स डायमैग्नेटिक मटेरियल है और आप इनका टेम्परेचर घटाते जाओ, ठीक है, टेम्परेचर घटाते जाओ, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, रेजिस्टिविटी घटती जाएगी, है ना। टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटती जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी, तो रिलेटिव परमिबिलिटी हो जाएगी 0, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी -1, ठीक है। टेम्परेचर घटाते जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, रेजिस्टिविटी घटता जाएगा। एक टेम्परेचर पे आने पे रिलेटिव परमिबिलिटी 0 हो जाएगा और ससेप्टिबिलिटी -1 हो जाएगा। तो ये सुपर कंडक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, टेम्परेचर बहुत कम है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और
खास बात यह है कि जैसे आप कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे आप, है ना, ये कंडक्टर है और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से चली जाएंगी कुछ इस तरह से, कोई भी फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस मटेरियल के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया म्यू आर जीरो है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप किसी भी मटेरियल के अंदर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। तो म्यू आर वाला म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच या एम, ठीक है। तो म्यू आर चूंकि जीरो है, ठीक है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर नहीं करेगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के लिए जीरो होगा। तो सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। सुपर कंडक्टर मटेरियल के लिए साई की वैल्यू -1 होगी, रिलेटिव परमेबिलिटी जीरो होती है और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर हम लोग ने कम किया है, ठीक है। बस इसको हम लोग बच्चों मीजनर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो मीजनर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, सुपर कंडक्टर आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए सवाल कैसे बनेगा कि सुपर कंडक्टर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, वो शायद हो सकता है स्टेटमेंट ना दे। कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो होगी, ससेप्टिबिलिटी -1 है, रिलेटिव परमेबिलिटी जीरो है, ठीक है। और हो सकता है एक ये टर्म आपसे बोलेगा कि मीजनर इफेक्ट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो मीजनर इफेक्ट मतलब आप टेम्परेचर घटाते जाइए, डायमैग्नेटिक मटेरियल का एक टेम्परेचर आएगा जब नेट मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर जीरो हो जाएगी और रिलेटिव परमेबिलिटी जीरो। तो लिख लीजिए बच्चों आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। डन सर। एक स्टेटमेंट है सर, सुपर कंडक्टर एग्जिबिट परफेक्ट मैग्नेटाइजेशन, सर इसका मतलब क्या होगा? डन सर। एक स्टेटमेंट है सर, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, सर आवाज नहीं आ रही। ओके, हाँ मैं ये कह रहा था कि परफेक्ट मैग्नेटिज्म नहीं होना चाहिए, परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। ये सर परफेक्ट डायमैग्नेटाइजेशन। हाँ, परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म शो करते हैं। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इसलिए कि डायमैग्नेटिज्म की ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को घटा देता है। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को एकदम घटा के जीरो कर देंगे, है ना। तो बिल्कुल ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं बच्चों, ऐड कर लीजिए इसको भी, है ना। परफेक्ट मैग्नेटिज्म नहीं है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो ये बच्चों हो गया। अब कुछ सवाल करेंगे, बाकी ये चैप्टर भी खत्म है, कुछ सवाल कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बच्चों करिए सवाल और बताइए आंसर्स। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H, है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी,
ये H है। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन M है, ये भी बताना है आपको, और मैग्नेटिक फील्ड बताना है, B की वैल्यू बताना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इतनी सारी चीजें बतानी है, करिए सॉल्व, देखते हैं। आया किसी का आंसर क्या? सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो आगे सर 1500 आ रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ओके और मैग्नेटाइजेशन आ रहा है 7485 आ रहा है ओके मैग्नेटाइजेशन। ओके। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो H की वैल्यू निकालते हैं, NI। तो N है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट, तो 1500 हो जाएगा। N की वैल्यू है 500 और करंट है 3, तो 500 इंटू 3, तो 1500 एम्पियर पर मीटर। ये आपका आ जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन M, इसको निकालते हैं बच्चों, पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट हमें पता है कि होगा म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स एन इंटू आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू बाद में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। म्यू आर है बच्चों हमारे पास 5000, तो 5 इंटू 10 की पावर 3 नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, एन आई की वैल्यू निकाल चुके हैं, 1500 है, तो 15 10 की पावर 2, और म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 पावर 5। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 150, तो 300 पाई इंटू 10 के पावर -2। तो बच्चों ये 3 पाई आ रहा है, 3 पाई टेस्ला नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक बार चेक कर लीजिए तो बच्चों आप लोग। यही आ रहा है। ठीक मैग्नेटिक फील्ड यार। ठीक। अब बच्चों मैग्नेटाइजेशन निकालना है। बच्चों थोड़ा मदद करें क्या, मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए साई बराबर होता है मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर। बिल्कुल सही बात है एकदम। सर पहले रिलेटिव परमिटिविटी से साई निकाल लेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो साई बराबर हम लोग लिख सकते हैं m अपॉन एच, है ना। तो h का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है। अच्छा, साई भी निकाल सकते हैं आप, साई बराबर रिलेटिव परमिबिलिटी -1, है ना। तो रिलेटिव परमिबिलिटी है हमारे पास 5000, 5000 माइनस 4999, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास साई, ठीक है। और तो ये लिख देता हूं मैं 4999, और H NI है, NI का मतलब 1500 हो गया, और M की वैल्यू हमें निकालना है। तो M बराबर हो जाएगा 1500 इंटू 4999, ठीक है। ये हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। यस सर। बिल्कुल ठीक है।
सर सर हमने जो है बस एक 9 कम रख दिया था, इसलिए आंसर थोड़ा गलत है, लेकिन फुल Okay. नहीं लगाया था। ओके प्रोसीजर फुल लगाया। हाँ, एक और तरीका है बच्चों, जैसे ये तो आप ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आप निकालेंगे आ जाएगा मैग्नेटाइजेशन। एक और है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड पता है आपको, बी नेट, ठीक है, और फिर आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट 1 प्लस साई, या इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। एम, है ना, यहां से भी निकाल सकते हो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पता है, म्यू नॉट एच पता है, और म्यू नॉट एम तो वो सब ट्राई करके निकाल सकते हैं। और ये भी एक बढ़िया तरीका है कि एच और साई का वैल्यू पता है, आप निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए थोड़ा सा, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी की बात हो रही है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। बच्चों आंसर आया हो, बताना चाहें तो बता सकते हैं। बच्चों फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, या तरीका किसी को दिमाग में कुछ आ रहा हो कि सर इसमें ये, हाँ मेरे ख्याल से सर ये जो है ना म्यू अप हाँ 0.4 अपॉन एच, ये साई की जगह हो जाएगा सर, साई की जगह पर आ जाएगा। और सर साई की जगह ये रख देंगे पूरी क्वांटिटी। सर म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस, नहीं साई बराबर होता है 1 प्लस म्यू आर, होता है ना सर, म्यू आर बराबर 1 प्लस साई। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट एच कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बराबर म्यू आर की वैल्यू रख देंगे। म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप बताइए। सर म्यू आर की जगह पे ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये रख देंगे। यस सर। हाँ ठीक है, देखिए बस यही आप लोगों को समझाना था इस सवाल से कि ये देखिए रिलेटिव परमिबिलिटी नहीं है, सवाल में बोला गया परमिबिलिटी म्यू, यानी एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है। देखिए दो टर्म होते हैं, एक तो देखिए म्यू नॉट हो गया परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एक म्यू आर हो गया रिलेटिव परमिबिलिटी, जो हम लोग ये दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। अब एक आता है म्यू, ये होता है परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। तो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी होता है एक्चुअल में म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी का है। तो जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं म्यू नॉट म्यू आर एच, तो या तो आप म्यू नॉट लिख के म्यू नॉट लिख दीजिए परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर लिख दीजिए रिलेटिव परमिबिलिटी। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट परमिबिलिटी पता है तो आप सीधे म्यू लिख दीजिए, म्यू इंटू एच। तो इसमें सवाल में देखिए रिलेशन बिटवीन परमिबिलिटी एंड एच ये दिया हुआ है, तो आप म्यू की जगह ये रखेंगे, फिर म्यू नॉट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों 1 टेस्ला प्रोड्यूस करना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 डिवाइडेड बाई एच प्लस 12 इंटू 10 के पावर -1 यानी 1.2, ठीक है। तो बच्चों इधर आ जाएगा 1 माइनस 1.2 तो यानी 0.2 बराबर 0.4 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, माइनस का आएगा, है ना, और एच का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, तो आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। पूछा गया है वैल्यू ऑफ एच, तो यही है बच्चों एच की वैल्यू, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन कुछ हुआ है इधर उधर तो आप लोग चेक कर लीजिए, बाकी तो यही है।
तो देखिए रिलेटिव परमिबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिबिलिटी में अंतर समझना चाहिए। जैसे बच्चों हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, एक तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक एप्सिलॉन आर पढ़ा था रिलेटिव परमिबिलिटी, और फिर एक एप्सिलॉन पढ़ा था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, जो कि होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर। तो सेम सेम वैसे ही कहानी है, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन आर को बच्चों हम लोग एक जब कैपेसिटर में पढ़े थे तो इसको बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन आर सेम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन आर सेम है। तो रिलेटिव परमिबिलिटी और ये कहलाएगा एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। लिख लीजिएगा तो बताइएगा बच्चों, फिर अगला। हाँ बोलिए सर आपने यहाँ पे म्यू एच की जगह पूरा पूरा वो ऊपर ऊपर वाला एक्सप्रेशन रख दिया। क्या आपने म्यू की अरे जगह अरे पे हाँ रखा है? यार, मैंने एक बच्चों एक सेकंड ना, सर आपने एच मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ हाँ यार, ये मैं थोड़ा सा ना करता हूँ। तो ये म्यू की वैल्यू एज इट इज रख देंगे और इनटू एच करेंगे, ठीक है, सॉरी, करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो एच जब आप अंदर भेजेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 0.4 प्लस 1.2 टाइम्स एच। तो 1 माइनस 0.4 ये बन जाएगा 0.6 बराबर 1.2 टाइम्स एच। तो एच बराबर आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 1.2, 0.6 डिवाइड बाय 1.2, तो 6/12 1/2 यानी 0.5 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एच रह गया था बच्चों, तो म्यू की वैल्यू बस लिख के मैंने सिंप्लीफाई करा था, एच भी रखेंगे ना, तो एच भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्सप्रेशन और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। अगला सवाल लगा रहा हूं बच्चों, रेडी है? यस सर। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स का है और आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद करेंगे, देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं बच्चों, अच्छा थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है क्या, वैसे हम लोग पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है बी इंटू ए, ठीक है। ये चलिए मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए होता है, और यही आपको दिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इतना है। तो फाइंड आउट फॉर रॉड परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन। करिए बच्चों सिंप्लीफाई। एक फॉर्मूला लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है सवाल में, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, तो आप यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं विद इन रॉड। और बताइए परमिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन। देखिए बच्चों, इसमें ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है 25 इंटू 10 की पावर -6 और डिवाइड बाय एरिया कर देंगे। एरिया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.25 इंटू 10 की पावर -4, ताकि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाए। फिर डेसिमल हटाएंगे, 10 की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, और 25 से 25 कैंसिल, और ये बच जाएगा आपका 1 टेस्ला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड विद इन रॉड 1 टेस्ला है। अब आपको परमिबिलिटी बतानी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बतानी है, मैग्नेटाइजेशन बताना है। परमिबिलिटी पूछा गया बच्चों तो एब्सोल्यूट, इसमें रिलेटिव नहीं लिखा हुआ है, तो आपको एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बतानी है, रिलेटिव नहीं बताना है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बताना है। आए हो बच्चों कोई आंसर? परमिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन कोई?
आ रहा है। हेलो सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर समझ में नहीं आया है। समझ में नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में? देखिए आप ना, मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने अभी आपको बताया नहीं है, पर आप ये मान लीजिए इस इंफॉर्मेशन की जगह आप ऐसा मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू रॉड इज 1 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, आप इस लाइन की जगह मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द रॉड इज तो 1 टेस्ला। ठीक है, इसे आप ऐसा मान लीजिए, मैंने निकाल दिया यहाँ पे, आप ऐसा मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड विद इन रॉड इज 1 टेस्ला। ठीक है, तो एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल बी इंटू ए होता है, तो इन्होंने देखिए बी फाई दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फाई बाई ए कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो 1 टेस्ला आ रही है। ठीक है, तो फील्ड विद इन रॉड 1 टेस्ला। हाँ बोलिए बोलिए। 2.5 10 पावर माइनस 8 आ रहा है परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। यस सर, ओके 2.5 into 10 पावर माइनस 8। ठीक है बच्चों, देखिए होना चाहिए सवाल। ये रॉड है और सोलेनॉइड से जो करंट पास हो रही है वो मतलब सोलेनॉइड, द रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इतना है, लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी एच की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, एच की वैल्यू दे रखा है सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस एच की वजह से जो रॉड के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो 1 टेस्ला दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया कि बताओ परमिबिलिटी ऑफ रॉड कितना होगा, रॉड की परमिबिलिटी कितनी होगी, तो आपको पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ठीक है, या फिर अगर एब्सोल्यूट परमिबिलिटी लिखना है तो म्यू इंटू एच। नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला दी हुआ है, परमिबिलिटी पूछा गया है, एच का वैल्यू दे रखा है 4000। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी म्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4000, यानी बच्चों 0.25 इंटू 10 के पावर माइनस 3, या आप बोल दीजिए 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 4, इतना आएगा बच्चों एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट परमिबिलिटी 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 4 आएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था इसमें, तो 10 पावर 2 कहां से लिख दिया सर? 10 पावर 2 कहां से लिख 10 के पावर 2, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अच्छा सर, समझ गया। सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर की वजह से नहीं, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 के पावर माइनस 4, और ये 0.25 है तो ये डेसिमल हटाएंगे और इधर ऊपर 10 के पावर 2 वो करेंगे। यस सर, समझ गया। कुल मिला के बच्चों ये एसआई यूनिट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला आ जाएगी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी आ जाएगी 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 4। अब बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिबिलिटी आ गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे निकालेंगे? साई की वैल्यू। सर पहले म्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे सर। बिल्कुल, सर देखिए बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपको, तो म्यू आर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं म्यू आर? म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू बच्चों आ गया 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 4, और म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7। ठीक है, तो ये आप कुछ अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 40 पाई, और 10 के पावर आ जाएगा +3, ये आ जाएगा बच्चों आपका म्यू आर। ठीक है, और कैंसिल करना चाहें तो 5 और ये 8, तो 5 डिवाइडेड बाई 8 पाई इंटू 10 के पावर 3, ये म्यू आर की वैल्यू आएगी, और ये बराबर होगा 1 प्लस साई के। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई आएगा वो बराबर हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 8 पाई, 5000 डिवाइडेड बाई 8 पाई माइनस 1, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इतना आएगा। तो म्यू की वैल्यू से म्यू आर निकालेंगे, म्यू आर से फिर 1 प्लस साई, तो वहां से ससेप्टिबिलिटी निकाल देंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बच्चों अगर कोई कैलकुलेट करके बता सकता हो तो बता दीजिए मुझे, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। बच्चों ये 8 पाई को ना 25 मान लेते हैं अप्रॉक्स, तो 200 माइनस 1 199 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 199 है, 199 है, तो रॉड आपको लगता है किस टाइप का मटेरियल होगा? रॉड पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, कैसा होगा ये रॉड का मटेरियल?
आंसर सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। हाँ, मैं ही कह रहा था कि जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 199 आई है, तो फिर जो हमारा रॉड है वो कौन सा मटेरियल है? पैरा, डाया, फेरो? सर फेरोमैग्नेटिक होगा सर। फेरोमैग्नेटिक होगा। फेरो यस सर। ठीक है, बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। अच्छा, अब आ जाइए बच्चों मैग्नेटाइजेशन आ जाइए। कोई बताना चाहेगा बच्चों मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालेंगे? साई की वैल्यू आप 199 ले लीजिए, है ना? यस सर। सर साई बराबर होता है मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। हाँ, एम अपॉन एच। बिल्कुल, साई बराबर होता है m अपॉन एच। अब बच्चों इसमें m और h में से हमें क्या निकालना है? मैग्नेटाइजेशन जैसे निकालना है तो सर एम एम निकालना सर, m निकालना है। तो m बराबर हो एच और जाएगा साई हमारे पास। हाँ, साई टाइम्स h। h का वैल्यू बच्चों 4000। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड। बच्चों मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे ये निकाला हम लोगों ने, मैग्नेटाइजेशन की यूनिट एम्पेयर सर, एम्पेयर पर मीटर होता है। एम्पियर पर मीटर हो जाएगी। यस सर। देखिए बच्चों, हैं तो आप एक तरह से देखो तो 3 ही 4 डेफिनेशंस हैं, है ना? मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, है ना? 4 डेफिनेशन है, पर उन्हीं से घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछते रहेंगे। कभी कुछ वैल्यूज देंगे, कभी कोई वैल्यूज देंगे। ठीक है, किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। आपको लग रहा है कि सर नहीं ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से, तो भी बताइए। ठीक है, आपको क्या लगता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कि सर मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए या ये मेथड लगना चाहिए। समझ में आ गया आपको। अगला सवाल करते बच्चों। बोला है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाइड एज शोन व्हेन स्पेसिमेंस x and y are placed in it. Identified specimen x and y. बच्चों क्या कहेंगे x और y के बारे में? x कौन सा है? पहला डायमैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। हाँ हाँ, और वो पैरामैग्नेटिक है। वाई पैरामैग्नेटिक। y पैरामैग्नेटिक है। बच्चों अच्छा सर इसको फेरो की नहीं बोल सकते? फेरो में ना बहुत ज्यादा डेंस आपको फील्ड लाइंस दिखाएंगे, तो फिर फेरो हो जाएगा। स्टेट द रीजन फॉर द बिहेवियर ऑफ फील्ड लाइंस इन x एंड y। बच्चों x में ऐसा बिहेवियर क्यों है और y में ऐसा बिहेवियर क्यों है? जैसे आपसे कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? x के इस बिहेवियर का कारण क्या है? सर उसकी वजह यह है कि इसमें जो पूरी तरह वो नहीं हो, क्या कहते हैं, एक प्लेन में नहीं आ पाते सर, इसका जो वो होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं डायमैग्नेटिक। ओके, देखिए बच्चों मैं बताता हूं आपको क्या है वजह। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में मत रखिए, ठीक है, ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाइए, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो इस तरह से मूव करते हैं कि एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा इधर प्रोड्यूस करके कैंसिल कर देगा। जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ कैंसिल हो जाते हैं और कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो गए उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पर इनको कैंसिल करने के लिए, मतलब कैंसिल नहीं हो पाते हैं, तो ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट्स रहते हैं बट मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड विद इन मटेरियल बढ़ जाती है। फेरोमैग्नेट्स के केस में डोमेन्स होते हैं, है ना, और वो डोमेन्स फिर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एक साथ उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। अगला सवाल देखिए, मैच करना है बच्चों आपको, तो बताइए मैं ए को किससे मैच करा दूं? ए को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इनमें से कौन सी बात सही है पैरामैग्नेटिक के लिए? सर नहीं सर ये वाला हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ए को एस से कर दीजिए पैरामैग्नेटिक को। हाँ, ए को एस से मैच किया जाएगा, सही बात है, ए को एस से मैच करना चाहिए। बी को पी से सर, बी को पी से, बी को पी से। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके, सी को, अच्छा सुपर कंडक्टर सी को मैच करना चाहिए बच्चों पी से, है ना। सी सुपर कंडक्टर के लिए xm-1 होता है तो रिलेटिव परमिबिलिटी 0 हो जाती है, तो सी को पी से मैच करना चाहिए। ठीक है, और बताइए बच्चों फिर अब क्या किया जाए और बाकी? सर डी को आर से कर दीजिए सर, डी को आर से मैच करना चाहिए, एकदम सही है। ठीक है, और बताइए डायमैग्नेटिक बच्चों, तो डायमैग्नेटिक के लिए क्या सही होगा बच्चों? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए
एस सर क्यू से कर दिए सर, क्यू से कर दिए। क्यू से नहीं सर ऐसे होगा नहीं सर, नहीं नहीं पॉजिटिव होती है ना। नहीं नहीं इस तरह। सही कह रहे सही कह रहे सही कह रहे क्यू से करना चाहिए। क्यों क्यू से क्यों करना चाहिए डी को? जो नेगेटिव होती है ना उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है हाँ डायमैग्नेटिक की। बिल्कुल, डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, और अगर ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव हो गई तो म्यू आर आप लिखते हैं ना 1 प्लस साई, तो अगर ये वैल्यू माइनस हो गई तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 1 से कम हो जाएगा। डायमैग्नेटिक मतलब डिसलाइक, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ससेप्टेबिलिटी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन मटेरियल घट जाएगा। तो बिल्कुल यही है, ए एस बी क्यू सी पी डी आर। आइए और देखते हैं। susceptibilities of paramagnetic and ferromagnetic substances increase with decrease in temperature. सही है ये वाला तो। Okay. सर हेलो। Diamagnetism as a result of orbital motion of electrons developing magnetic moments opposite to the applied magnetic field. क्या लगता है बच्चों आपको? ये भी सही लग रहा है। देखो बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। अच्छा देखिए मैं थोड़ा समझाता हूं। पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने आपको रिलेशन लिखवाया ही था कि ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ठीक है, ये याद ही रखना है। देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो डोमेन्स, चूंकि एनर्जी बढ़ती है डोमेन्स भी टूट जाते हैं। तो डोमेन्स कम टेम्परेचर पे बड़े होंगे, ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो डोमेन्स छोटे हो जाएंगे क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा। डोमेन्स छोटे होंगे मतलब मैग्नेटाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा डोमेन्स होंगे, जितने बड़े डोमेन्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है, और ये भी सही बात है कि जब डायमैग्नेटिक रिजल्ट ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलपिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट आ जाते हैं डायमैग्नेटिक के केस में, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है। और देखिए बच्चों उससे एक डाउट आ रहा है सर। बोलिए, बोलिए। डायमैग्नेटिक में तो सर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सर इसमें होता ही नहीं है सर। किस में? डायमैग्नेटिक में तो डायमैग्नेटिक में सर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना। राइट राइट, अनपेयर्ड तो नहीं होता है, इस वजह से नेट, जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म में दो इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई। मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स कुछ कैंसिल हो जाएंगे और कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स हो जाएंगे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से कुछ की बच जाएगी। अब ऐसा कैसे पता चल जाता है सर कि कुछ की बच जाती है? देखिए पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखा गया कि भाई इसमें जब आप अप्लाइड फील्ड लगाते हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन मटेरियल कम हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो हम बोल देते हैं कि भाई कुछ ऐसे एटम्स हो जाते हैं जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट हो जाती है, तो कैंसिल हो जाता है, कुछ कम हो जाता है इफेक्ट, है ना। तो इसमें बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, है क्या हमारे पास? हाँ, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। अगला देखिए बच्चों, द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड एज Curie's temperature. Curie's temperature. क्यूरी टेम्परेचर। if a magnetic field is applied in a liquid in one arm of a narrow U-tube, the liquid level in that arm is lowered, the liquid in U-tube arm is मतलब देखिए बच्चों सवाल कुछ ऐसा है कि एक यूट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड इस तरह से फिल्ड है, और लिक्विड की एक आर्म में हम लोग यहाँ पे मैग्नेट रख देते हैं, मान लीजिए नॉर्थ पोल, और इधर रख दिया साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जब मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाई तो हम लोग देखते हैं कि लिक्विड लेवल इस ब्रांच में घट जाता है। पहले यहाँ था, यहाँ से घट करके यहाँ आ जाता है, ठीक है, ऐसे घट जाता है। तो आप बताइए कि लिक्विड जो है वो कौन सा है? डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होगा। कारण क्या है बच्चों डायमैग्नेटिक का? सर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड से जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से वो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो लाइन है उसको सर वो कर देगा, डाइवर्ट कर देगा सर, डाइवर्ट कर देगा तो वो लिक्विड को आ रही आपकी आवाज, जो भी टेस्ट कर रहे हैं आ रही है आपकी आवाज। तो हाँ, एक्चुअली डायमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। तो इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वीक होता जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल है लिक्विड का। ठीक है,
एक और देखते हैं बच्चों, देखिए जरा। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इनकरेक्ट है सर, False है। फॉल्स है, पहला वाला तो False है। इनकरेक्ट है बच्चों, ये डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा वाला देखिए, the included magnetic दूसरा सही dipole है। moment in a diamagnetic sample is always opposite to the magnetizing field। सही है बच्चों, ये स्टेटमेंट तो है ना, यस सर। सॉरी, ये स्टेटमेंट सही है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज First फॉल्स। option। दूसरे वाले को एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज ट्रू। Yes. स्टेटमेंट, अच्छा हाँ भैया, पहला वाला सही होगा। दूसरे वाले को मैं बता देता हूं, देखिए, द इंक्लूडेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे, यानी जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट खुद को अलाइन करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन करेंगे, इसी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअली मटेरियल इस डायरेक्शन में पोज करते हैं, मान लीजिए आपने 100 टेस्ला लगा दिया बाहर, ठीक है, और इसके अंदर जो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे वो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, मान लीजिए 2 टेस्ला, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मच जाएगी अंदर 98 टेस्ला, ठीक है। तो यही कह रहा है दूसरा वाला स्टेटमेंट। यस सर, यस सर। और देखते हैं, susceptibility of a paramagnetic material is 99. The permeability of material is सर ये सी ऑप्शन हो जाएगा, okay. ऑप्शन सी सर। ठीक है, तो जो बताइए, अच्छा आप लोग सॉल्व करिए थोड़ा सा, देखिए। और देखिए, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99, यानी साई की वैल्यू बच्चों 99 दी है। रिलेटिव परमिबिलिटी आप निकालेंगे तो 99 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस साई, ये 100 आ जाएगा। और क्या पूछा गया है, परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल, सी ऑप्शन। तो परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल मतलब एब्सोल्यूट परमिबिलिटी पूछा गया है, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर देंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 और म्यू आर है 10 के पावर 2, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 के पावर -5, ठीक है, ऐसा यूनिट में, तो 4 पाई इंटू 10 के पावर -5। अच्छा बच्चों, इनमें से 3 क्वांटिटी हैं, ठीक है, एक तो म्यू हो गया, एक म्यू नॉट हो गया, एक म्यू आर हो गया। इनमें से किसके पास यूनिट नहीं होगी और किनके पास यूनिट होगी? तो पहले आप बताइए किसके पास यूनिट नहीं होगी, इनमें से किसके पास यूनिट नहीं? के पास तो नहीं सर होगी। म्यू आर के पास नहीं होगी, रिलेटिव पर इसके पास नहीं होगी, इन दोनों के पास बच्चों, म्यू नॉट और म्यू के पास होगी। म्यू नॉट तो दिया हुआ है वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है, और म्यू के बारे में क्या कहना है, इसकी तो है यूनिट, सर इसके पास भी होगी, सर इसके पास भी होगी, इसके पास भी होगी बच्चों, क्योंकि म्यू बराबर होता है म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट, ठीक है, तो ये यूनिटलेस है, इसके पास यूनिट है, जो इसकी यूनिट हो जाएगी वही इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी लोग भी निकालिए बच्चों, बताइए आंसर। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज 0.075। व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? सी आ जाएगा सर, सी आएगा, माइनस में ओके। ये सब माइनस।
रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज 0.075। तो बच्चों म्यू आर की वैल्यू दे रखा है 0.075 और ससेप्टिबिलिटी पूछा गया है। तो 1 प्लस साई बराबर, हाँ 1 प्लस साई बराबर म्यू आर होता है, ठीक है। म्यू आर बराबर हो जाएगा 1 प्लस साई, ठीक है। तो साई की वैल्यू निकालेंगे तो 0.075 माइनस 1, ठीक है। तो माइनस में बच्चों 1000 माइनस 75, तो ये आ जाएगा 0.925, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए ठीक बच्चों, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 था, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डीपीपी शेयर करिए क्या मैंने मैग्नेटाइजेशन की वर्कशीट आप लोगों के पास पहुंच गई है, अभी नहीं पहुंची है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की तो मैंने दे दी थी, मुझे याद है। मैग्नेटाइजेशन की मुझे याद नहीं है, मैं देखता हूं, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन की आज मैं शेयर कर दूंगा आपसे, अगर करना चाहें तो आप लोग कर लीजिएगा। अगली हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नेक्स्ट चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली वैसे ही डिफाइंड है जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम तरीके से डिफाइन करेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बच्चों मैंने कुछ आप लोगों को बताई थी, कुछ नहीं बताई थी, ठीक है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही है प्रॉपर्टीज। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं, कुछ कुछ सवाल आप लोग बताइएगा, स्टेटमेंट दूंगा बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से दी हुई है, और अब मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड पे पॉइंट पी पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग पॉइंट पी पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आप लिखिए मत, है ना, ये सब आपको पता है। और अगर मान लीजिए कहीं पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मान लीजिए 0.1 है और ये 0.2 है, तो अगर मैं पूछूं 1 और 2 में कहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी बच्चों, बताइए। 1 पे, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 ज्यादा होगी 2 पे, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आप मैग्नेट ड्रॉ करते हैं नॉर्थ और साउथ, तो आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, विद इन मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये किस तरह से डिफरेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां पे पढ़ा था, चार्जेस, ठीक है। तो वहां पे वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, ये ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, ठीक है। ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेंगी, ठीक है। बाहर नॉर्थ से साउथ और विद इन मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तो यही एक प्रॉपर्टी जो अलग है, बाकी एग्जैक्टली सेम उसी की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाली प्रॉपर्टी है सारी की सारी, ठीक है। हाँ, एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों कहीं पे इंटरसेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, नो सर, क्योंकि एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो सारी प्रॉपर्टीज सेम है एक्सेप्ट दिस वन, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, इट यूज टू पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होते थे। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के केस में ऐसा नहीं है बच्चों। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव है निगेटिव है कैसा भी हो, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो थोड़ा सा ये अंतर है, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अच्छा, ये मैंने बताया, पता है आपको याद है कि नहीं, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना होता है बच्चों? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0, ये वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज 0, है ना, क्योंकि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा तो 0 रहेगा। अच्छा, पावर सप्लाइड बाय मैग्नेटिक फोर्स, ये भी 0 रहता है, ठीक है। पावर सप्लाइड इज ऑल्सो 0। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह सारी प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड को, तो अलग से आपको उसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आइए बच्चों थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। फ्लक्स समझने के लिए बच्चों फिर से वही डिस्कशन करेंगे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किया था। एरिया के बारे में सबसे पढ़ेंगे। तो बच्चों मैंने एरिया आपको कितने टाइप के बताए थे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था? तो एरिया मैंने आपको 2 टाइप के पढ़ाए थे, एक था ओपन एरिया और एक था क्लोज्ड एरिया,
ठीक है, ओपन एरिया और क्लोज्ड एरिया। ओपन एरिया के बच्चों को एग्जांपल देना चाहेंगे आप? ओपन एरिया का एग्जांपल जैसे कि हो गया कोई हाँ, स्क्वायर हो गया, है ना, या रिंग हो गया, ठीक है, डिस्क हो गया, ट्रायंगुलर लैमिना, ये सब ओपन सरफेसेस कहलाएंगे। तो ओपन सरफेसेस में कितनी डायरेक्शन पॉसिबल होती थी? ओपन सरफेसेस में दो सर, दो डायरेक्शन पॉसिबल होती थी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, जैसे आप ये ओपन सरफेस है तो आप परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स भी ले सकते हैं, वैलिड है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स भी ले सकते हैं, वैलिड है। तो आप डायरेक्शन ऑफ एरिया कुछ भी ले सकते हैं आप, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, लेकिन एक सवाल में आपने जो डिसाइड कर लिया उसी के साथ स्टिक करेंगे। क्लोज्ड सरफेस एग्जांपल के तौर पे कोन हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, इन सब में हमारे पास चॉइस नहीं होती है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर डिसाइड करने की। तो इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बच्चों क्या होता है? जैसे क्यूब है, कोन है, इन सब में परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। जैसे मैं आपका एग्जांपल के तौर पे ये ऐसा क्यूब ड्रॉ करता हूं, इसमें मैं आपके सरफेसेस के डायरेक्शन पूछूंगा तो आप बताइएगा। मान लीजिए मैं पूछ दूं आपसे टॉप वाले सरफेस की डायरेक्शन, बताइए किधर होगा एरिया वेक्टर का? सर अपवर्ड हो जाएगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। राइट वाले सरफेस के लिए पूछ दूंगा तो किधर हो जाएगा? परपेंडिकुलरली राइटवर्ड, राइटवर्ड, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेसेस जो होते हैं उसमें हमारे पास चॉइस नहीं होता, एरिया परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, एंड क्लोज्ड सरफेस के लिए ऑलवेज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। चाहें तो आप नोट कर लीजिए, बाकी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कैसे करना हो बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, उम्मीद करता हूं आप लोग थोड़ा डेफिनेशन बताएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को मुझे डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ डू वी डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स? सर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सही बात है। हाँ, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, ठीक बात है। वैसे क्या डेफिनेशन है? जो है हाँ, पर कितने एक एरिया वेक्टर कितने एरिया से जो है वो कितनी फील्ड जो है वो पास हो रही है सर, हाँ, एक एरिया से जो है वो कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, है ना। एक गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a given area that is called as magnetic flux। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों ही एनर्जी कैलकुलेशन करने का है। जैसे किसी एरिया, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, मैं इससे बोल दूं कि इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है 100 यूनिट, ठीक है, और कोई दूसरा एरिया ले लूं, है ना, जो इससे स्मॉलर हो, उससे बोल दूं कि उससे पास होने वाला फ्लक्स 50 यूनिट है। तो जिससे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा उससे ज्यादा मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है। तो एक तरह से एनर्जी का मेजर करने का तरीका होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कैसे करते हैं? तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, ठीक है। ये बच्चों डेफिनेशन होगी, आप चाहो तो एक लाइन में लिख लीजिए। और मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है क्लोज इंटीग्रल नहीं बच्चों, क्लोज इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस से, तो हम केवल इंटीग्रल लिखेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। इस तरह से डिफाइन होता है। अब इसके बाद बच्चों फिर दो केसेस हम लोगों ने जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिफाइन किए थे, यहां पे भी दो केस डिफाइन कर लेंगे। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फाई बी की वैल्यू आ जाएगी बी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपको जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या कुछ तरीके होंगे, उनको सीखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इट इज गिवन बाय वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। बच्चों ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किस तरह की क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर या क्या कहना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता चलता है आपको स्केलर है? सर डॉट से पता चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट से पता चल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स की? यूनिट वेबर, ठीक है। यूनिट हो जाएगी WEBER, लिखते हैं इसको कैपिटल W स्मॉल b, वेबर, ठीक है। नोट करिए बच्चों, फिर सवाल करेंगे इतने ही डिस्कशन पे पहले।
बच्चों सवाल लगा दूं इस पे? डन सर। ओके, देखिए सवाल एक। अच्छा बच्चों, इसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा कि जो थीटा है ना, ये बताएंगे बच्चों आप में से कोई कि ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड की डायरेक्शन से। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सवाल करते हैं, आप लोग को आइडिया लगेगा। देखिए सिक्स इंटू 10⁻⁻² आ रहा है। ओके, 10⁻²। cos 60 लेंगे ना? बच्चों कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है 1.2 टेस्ला की, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए 1.2 टेस्ला, और इसका जो प्लेन है वो 30 डिग्री है टू द फील्ड डायरेक्शन। जो प्लेन है इसका वो 30 डिग्री बना रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। तो और एरिया इसका दे रखा है 0.06 मीटर स्क्वायर, 0.06 मीटर स्क्वायर। तो सवाल में पूछा गया हमसे फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा, तो हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, ठीक है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.2 है, एरिया 0.06 है। बच्चों कॉस, बस एक बात बताइए, थीटा कितना रखना चाहिए आप लोग के हिसाब से? 30 या 60? 60 डिग्री सर। 60 डिग्री रखना चाहिए। क्यों बच्चों, बताएंगे? कोई एक्सप्लेन करेंगे कैसे? क्योंकि एरिया वेक्टर से सर, एरिया वेक्टर हाँ, से लेंगे ना। ठीक है, एरिया वेक्टर से डायरेक्शन लेते हैं। तो देखिए ये तो सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, तो हम लोग थीटा ये लेंगे। चूंकि ये 30 डिग्री है तो इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा, तो cos 60 रखेंगे, ठीक है? तो आ जाएगा बच्चों 72, और ये cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, और ये 10 के पावर हो जाएगा बच्चों 1 2 3, 10 के पावर -3, तो ये बन जाएगा 36 इंटू 10 के पावर -3, 0.036 वेबर। बच्चों किसी कुछ कंफ्यूजन हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। एक और सवाल करते हैं इसी पे। रुक जाइए, लिखिए लिखिए लिखिए। बच्चों ये एरिया ए है, ये जो लूप मैंने रखा है इसका एरिया ए मान लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? ये जो मैंने केस अभी ड्रॉ किया आपने सामने, ये बी है मान लीजिए, इसका एरिया ए है, कितना होगा? 0 सर। 0। कारण क्या है? सर cos की 90 डिग्री बन रहा है। थीटा 90 है ना? थीटा 90 डिग्री है, एब्सोल्युटली, ठीक है। एक और केस बच्चों यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा। लूप ऐसा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही हैं, ठीक है?
और एरिया ए है, बी है, और जो फील्ड लाइंस है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही हैं, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो इस डिस्क से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? 0 हो जाएगा सर, इसका भी 0 हो जाएगा। इसका भी 0 होगा? यस सर। बच्चों श्योर हैं आप इसका भी 0 होगा? बाकी लोग भी बताइए थोड़ा सा बच्चों, या इसका दूसरा आपको लग रहा है बी ए कॉस थीटा या कुछ इस टाइप से? बच्चों इसका भी 0 होगा। एक्सप्लेन करेंगे बेटा कैसे कैसे आप सोच रहे हैं इसका 0? क्योंकि इसका भी तो थीटा एरिया वेक्टर से थीटा 0 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं और ये प्लेन इस, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, तो एक्चुअल में एंगल 90 डिग्री ही है, ठीक है ना? एरिया 90 डिग्री, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री। देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है पर ये भी इसके साथ भी लिंक्ड फ्लक्स 0 होगा। आइए बच्चों दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, तो आप फ्लक्स निकालने का वेक्टर वाला फॉर्मूला ही यूज कर लीजिएगा, तो आपका सीधे सीधे फ्लक्स आ जाएगा। आंसर आ गया। कितना रहे? 1.5 आ रहा था। 1.5। यस सर। देखिए बच्चों आंसर आ नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए या डॉट प्रोडक्ट मुझे लग रहा है आप लोग भूल गए हैं। बताइए आंसर भाई। 1.5। 1.5। तो देखिए बच्चों अब इसमें 0 आई कैप, 0.3 जे कैप और प्लस 0 के कैप है ना, तो आई का कुछ प्रोडक्ट निकालेंगे 0 हो जाएगा, जे का बचेगा तो 5 इंटू 0.3, तो आंसर आ जाएगा 1.5, ठीक है, प्लस में है दोनों, इसका 0 हो जाएगा तो 1.5 वेबर आंसर आ जाएगा। अगला करते हैं, देखिए आइडियल सोलेनॉइड लेके चलना है बच्चों इसमें, ठीक है। सॉल्व करिए और आंसर बताइए। आपका आंसर आना चाहिए बच्चों, सवाल कर सकते हैं आप सब।
7.5 into 10 power minus 10 power raised to power 6, 10 raised to power Okay. minus 6. 7.5 10 raised to power minus 6. बच्चों देखिए कुछ इस टाइप का सिनेरियो है, सोलेनॉइड है और उसके चारों तरफ रिंग है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दैट इज पोजिशन्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड के परपेंडिकुलर है और सेंटर जो है वो सोलेनॉइड के एक्सिस पे है, ठीक है। तो जो इससे पास होता हुआ फ्लक्स निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए बच्चों फ्लक्स? तो देखिए जो फील्ड लाइन होंगी वो जो सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस होंगी वही पास कर रही होंगी इससे, ठीक है। तो हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए पूरा कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा इस सोलेनॉइड की वजह से, उसकी वैल्यू आप लिख देंगे बच्चों म्यू नॉट NI, ठीक है। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7 और n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों देखिए 250 टर्न्स है और लेंथ कितनी है इसके पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में ना, 20 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो म्यू नॉट N और I करंट का वैल्यू कितना है 15 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई। तो ये कुल मिला के आपका बन जाएगा 2 पाई इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10 के पावर माइनस 5, ठीक है। इतना टेस्ला आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इतनी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब उसके बाद एरिया, तो अब एरिया बच्चों थोड़ा सा सोचने वाली बात है, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या? इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 50 और 15 10 के पावर माइनस 5, तो बन जाएगा बच्चों 750 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 5। इतना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैं ये लिख देता हूँ 750 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 5। अच्छा एरिया कितना लेंगे बच्चों अगर आप लोग बताना चाहें, व्हाट विल बी द एरिया? पूरे डिस्क का एरिया लेंगे या वो हिस्सा जहां से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही होगी? कैसे बच्चों क्या करेंगे आप लोग? उसका जहां से मैग्नेटिक फील्ड पास है वो एरिया लेंगे सर उसका। ओके देखिए इसमें जैसे जो डिस्क है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम लोग साइड से देखें मान लीजिए, है ना, ऐसे ऐसे देखते हैं हम लोग, इस एंड से देखते हैं, तो 10 सेंटीमीटर सोलेनॉइड का रेडियस है, सॉरी डिस्क का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और जो सोलेनॉइड है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पे है, ठीक है, और उसका रेडियस खुद का 2 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस वाले रीजन से ही पास हो रही है, ठीक है, या तो आउटवर्ड मान लीजिए या तो इनवर्ड मान लीजिए, इतना ही पास हो रहा है, इतना मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इस डिस्क से पास होता हुआ फ्लक्स जरूर निकालना है, पर एरिया उतना ही काउंट करेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो आप इनटू एरिया में लिखेंगे बच्चों पाई आर स्क्वायर, आर लेंगे बच्चों ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी पाई 2 का स्क्वायर और ये सेंटीमीटर में स्क्वायर में आएगा तो 10 के पावर माइनस 4, ये बनेगा बच्चों पूरा। सर थीटा की वैल्यू कितना लेंगे? तो देखिए आप एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लीजिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये चूंकि दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लेता हूं तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो कुल मिला के आपके पास आंसर बन जाएगा 750 पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10 के पावर माइनस 9, ठीक है। तो बच्चों ये 75 150 300 है ना, तो ये 3000, हाँ हाँ पाई स्क्वायर को 10 ले लेते हैं बिल्कुल, और 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा। तो ये आपको बन जाएगा बच्चों 10 के पावर माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5, तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस 5 वेबर, इतना आंसर आ जाएगा। हमने सर प्रोसीजर तो ये फॉलो किया था, लेकिन एरिया जो है वो डिस्क का ले लेता हमने सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। एरिया डिस्क, पर अभी आपको समझ आया डिस्क का एरिया नहीं लेंगे क्योंकि फ्लक्स तो इतने से ही लिंक्ड है ना। यस सर यस सर। बच्चों और बताइए भाई, आया है समझ में सवाल आप लोग को ये वाला? बोलिए। यस सर। ठीक,
कर लीजिए सिंप्लीफाई, सॉल्व कर लीजिए, फिर और सवाल करते हैं। बच्चों लगाऊं अगला सवाल? यस सर। ठीक, देखिए कह रहा है स्क्वायर क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो बच्चों एक एक करके सारे फेसेस से निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला फेस लिखते हैं, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू जी एच डी सी। बताइए बच्चों जी एच डी सी से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? जी एच डी सी 0 हो जाएगा। कारण क्या है सर? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास कर रही हैं और एरिया वेक्टर जो होगा ऊपर वाले सरफेस के लिए कुछ इस तरह से होगा। तो एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है, इसलिए पास होने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। सेम बच्चों इससे पास होने वाला फ्लक्स 0 और किससे पास होने वाला फ्लक्स 0 है? ऊपर वाले से 0 है, उसी तरह से बच्चों नीचे वाले से भी 0 हो जाएगा। ई एफ बी ए से पास होने वाला फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। और बताइए बच्चों किससे 0 होगा? ई एफ बी ए से भी 0 हो जाएगा। सी बी एफ जी से भी हो जाएगा। सी बी एफ जी से 0 हो जाएगा। सी बी एफ जी यानी बैक साइड जो है उससे भी पास होने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू सी बी एफ जी वो भी 0 हो जाएगा। कारण क्या है बच्चों? देखिए पीछे वाला फ्लक्स, तो ये पीछे वाला सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही हैं और जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो पीछे की तरफ होगा। सर इसका एरिया वेक्टर आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्लोज सरफेस है ना, तो पीछे की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, एंगल उनके बीच में 90 डिग्री। ठीक है, तो पीछे वाले से भी 0 हो जाएगा फ्लक्स। पीछे वाले से 0 हो जाएगा। ई ए डी एच आगे वाले से भी 0 हो जाएगा। तो ई ए डी एच से भी 0 हो जाएगा। और बच्चों कोई बच गया? तो 6 फेस हैं, 6 में से 4 से 0 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 से 0 हो जाएगा, यानी टॉप बॉटम फ्रंट बैक है ना, इनसे 0 हो जाएगा। फिर बचते हैं बच्चों तुम्हारे पास एच जी एफ ई। ठीक है, तो एच जी एफ ई के बारे में क्या कहेंगे? कितना फ्लक्स पास होगा एच जी एफ ई के बारे में? एच जी एफ ई यानी ये वाला, इससे पास होने वाला फ्लक्स बताइए बच्चों। हाँ बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी ए स्क्वायर। हाँ, तो बी ए कॉस थीटा लिखेंगे बच्चों। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी है, एरिया हो जाएगा उसका ए स्क्वायर, क्योंकि साइड लेंथ ए है, एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। और जो एरिया वेक्टर है वो बैकवर्ड्स होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है, तो कॉस 180 डिग्री रखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, एंगल उनके बीच में 180 डिग्री, तो माइनस बी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फ्लक्स पासिंग थ्रू डी सी बी ए, डी सी बी ए, इसके लिए बच्चों बी ए कॉस थीटा ही लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है। इस वाले डी सी बी ए के लिए एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो बी ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री वैल्यू आ जाएगी प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पूरे क्यूब से पास होने वाला नेट फ्लक्स लिखूंगा तो सब कुछ जुड़ जाएंगे बच्चों, तो ये तो 0 ही है, 0 माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, तो सब कुछ मिला के बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हम लोग एक कंक्लूजन भी निकालेंगे। ठीक है, तो आप पहले ये सब नोट कर लीजिए, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। आवाज नहीं आ रही है तो मुझे ऐसा मान के चल रहा हूं कि सब चीजें क्लियर हैं तुम लोग को। ठीक है, कहीं पे नहीं समझ में आएगा तो रोक के पूछना भैया। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। केमिस्ट्री की क्लास कैंसिल हो, तो बच्चे कम आए सर आज स्टूडेंट के। केमिस्ट्री क्लास कैंसिल हो गई क्या? यस सर। यस सर। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म बच्चों देखिए, तो ये तो हो गया नेट फ्लक्स 0। ठीक है, अब जैसे हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, वैसे ही गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है। लेकिन ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म के कोई केस नहीं बन सकते। कारण क्या है? जैसे उसमें हम लोग बहुत सारे केस किए थे, क्यूब के अंदर चार्ज रखा था, कॉर्नर पे रखा था, वायर रखा था। यहां पे ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे। कारण ये है कि क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी ए वेक्टर इट इज 0 ऑलवेज। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं बच्चों, है ना। क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी ए ये 0 रहेगा हमेशा, यानी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा। उस केस में बच्चों यहां पे आता था ई डॉट डी ए बराबर कितना लिखते थे बच्चों? राइट हैंड साइड में ई डॉट डी ए बराबर
Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट डी इट इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इससे बच्चों एक और चीज कंक्लूड करते हैं कि मैग्नेट नहीं करता, हाँ, मैग्नेट्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर मैग्नेट होगा तो उसके दो पोल्स ही होंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप एक पोल बना लो। सर ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम क्या करेंगे इसको बीच में से इधर से कट कर देंगे, नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएगा। नहीं होगा, जैसे ही आप कट करेंगे इधर एक साउथ बन जाएगा और एक इधर नॉर्थ बन जाएगा, फिर से साउथ नॉर्थ का एक मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो नहीं अलग हो सकता है, मैग्नेट का सिंगल नहीं होगा। आप बोलेंगे सर कोई बात नहीं, फिर से अलग कर देंगे, है ना, फिर से कट कर देंगे, ऐसे कट करते चले जाएंगे सर, कभी ना कभी तो मोनोपोल मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। आप एक अगर कट करते करते एक एटम तक भी पहुंच जाएंगे, तब भी एक एटम होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे कुछ इस तरह से। इसमें भी दो पोल होंगे, एक क्योंकि ये बिहेव करेगा एज अ करंट कैरिंग लूप, तो इसका एक फेस नॉर्थ होगा, दूसरा फेस साउथ होगा। अब आप एटम ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हटा दिया, न्यूक्लियस हटा दिया, तो फिर तो खत्म ही हो गया। पर अगर आप एक एटम भी है तो उसके पास भी नॉर्थ एंड साउथ रहेंगे, तो आप अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैग्नेट्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन सर इसका और इसका रिलेशन क्या है कि क्लोज सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 है और मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी या जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे थे तो वहां पे इसकी नॉन जीरो वैल्यू आ रही थी, उसका कारण ये था कि चार्जेस प्लस माइनस अलग होते थे। तो हम क्या करते थे, एक क्लोज सरफेस लेंगे और उसके अंदर एक चार्ज रख देंगे, ठीक है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा। मैग्नेट के केस में ये हमारे पास सुविधा नहीं है कि आप मैग्नेट का नॉर्थ रख दीजिए केवल, नहीं, अगर आप इस क्लोज सरफेस में नॉर्थ लाएंगे, ठीक है, नॉर्थ लाएंगे तो साउथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नॉर्थ लाएंगे साउथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो नॉर्थ से जितनी जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस को एंटर होना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस एंटर होंगी, तो पॉसिबल ही नहीं है नॉन जीरो फ्लक्स। सर एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं ना सर, ऐसा करते हैं कि नॉर्थ बस को अंदर रखते हैं सर, मैग्नेट का आधा हिस्सा अंदर रख देंगे, ऐसा नॉर्थ बस अंदर रख देंगे और साउथ यहां रख देंगे, तब तो पॉसिबल हो जाएगा। तब भी पॉसिबल नहीं होगा, मुझे बता पाएंगे इस केस में भी मैग्नेटिक फ्लक्स 0 ही है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, कोई करना चाहता है आप में से? देखिए सर इसमें जो हाँ बोलिए बोलिए। सर नॉर्थ से जो निकलेंगे लाइन है, फिर उसके बाद में साउथ से जो है साउथ से जाना पड़ेगा सर उनको निकल के इस तरह, ठीक है। और फिर ये लूप बनाती है ना, तो नॉर्थ से निकल के तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से निकली, अब साउथ से वापस नॉर्थ आएंगी ना, तो फील्ड लाइंस फिर से एंटर करनी पड़ेंगी क्योंकि क्लोज लूप बनाती हैं। तो जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी, जितनी बाहर निकलेंगी वापस से एंटर कर जाएंगी। तो अगर फील्ड लाइंस जितनी निकल रही बाहर वापस एंटर कर जाएंगी तो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आप कर ही नहीं पाएंगे कभी भी क्लोज सरफेस से पास होता है फ्लक्स नॉन जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोगों ने ऐसी कुछ थ्योरम पढ़ी थी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आप क्लोज सरफेस रख देंगे, उससे पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा। पर उसमें एक कंडीशन थी कि जो सरफेस है उसके अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए। इसमें तो आप रखिए मैग्नेट या मैग्नेट नहीं रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। बच्चों ये आपके नोट्स में एज इट इज लिख जाना चाहिए। और मैं इसमें एक छोटा सा सवाल आपको कराता हूं, लिख लिया गया बच्चों ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म? रुक जाइए, लिखिए लिखिए। ठीक, ये देखिए बच्चों बहुत सिंपल सा सवाल है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज, डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन 0। फोर्थ ऑप्शन। क्लोज्ड सरफेस का मतलब बच्चों या स्फीयर, कोन, यानी 3D जो क्लोज सरफेस है वही है, ठीक है, तो 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यस सर। चलिए अगली हेडिंग डाल दीजिए, फैराडेज लॉज। पूरा मत लिखिएगा, केवल इतना लिख लीजिए, फैराडेज लॉज।
यस सर। ठीक है, अब जो देखिए फैराडे ने दो लॉज दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ठीक है, फर्स्ट लॉ बात करता है कि अगर किसी भी क्लोज्ड लूप से या किसी भी लूप से लिंक्ड फ्लक्स अगर चेंज होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एरिया है या कोई भी लूप है, उससे लिंक अगर आप फ्लक्स चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए लेता हूं एग्जांपल, ठीक है, कुछ इस तरह से एरिया है और इससे आप लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करते हैं, इससे कुछ फ्लक्स पास हो रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो अगर इससे पास होने वाला फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, पर अगर किसी भी लूप या एरिया से लिंक्ड होता हुआ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, है ना। तो फ्लक्स लिंक्ड विद एनी एरिया इफ इट इज चेंजिंग तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर कंडक्टिंग है तो फिर आपका करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो जब भी किसी लूप या एरिया से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, ठीक है, ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करना बताता है। तो जो वैल्यू होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, सेकंड लॉ में बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो पहला हिस्सा इसका होगा कि हम मैग्नीट्यूड निकालने की बात सीखेंगे, इससे निगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसके आगे हम लोग लेंजेस लॉ पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे। फिलहाल हम लोग केवल इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो हम केवल अभी मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे, और ये जो निगेटिव का इंपॉर्टेंस एक्चुअली डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, किस डायरेक्शन में होगा, कैसे करंट फ्लो करेगी। तो आने वाली क्लासेस में हम लोग एक दूसरा लॉ पढ़ेंगे और उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। फिलहाल हम लोग केवल मैग्नीट्यूड निकालने पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग पढ़ गए हो बच्चों, तो पहला लॉ मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए, और फिर दूसरा लॉ बोल दूंगा, लिख लीजिएगा, फिर सवाल करेंगे। लिख लीजिए पहला लॉ, व्हेनेवर यस सर। whenever magnetic flux linked with area changes, there is induced EMF. Whenever magnetic flux linked with area changes, there is induced EMF. सेकेंड लॉ लिख लीजिएगा बच्चों। सेकेंड लॉ में कुछ भी ऐसा मतलब थ्योरेटिकल कुछ नहीं, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लीजिए। सेकेंड लॉ, ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मॉड ऑफ ई इंड्यूस इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो बच्चों कुछ सवालों में तो आपसे डायरेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ ही पूछ देगा, तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा फ्लक्स को, टाइम के रिस्पेक्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। कुछ सवालों में इंड्यूस्ड करंट भी पूछ देगा, तो कुछ मुश्किल नहीं है, आप ओम्स लॉ को यूज करेंगे तो आई इंड्यूस्ड बराबर हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ऐसा आ जाएगा। ठीक ठीक बच्चों कुछ सवाल लेंगे है ना, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट निकालना होगा। बहुत आसान आसान सवाल हैं, गड़बड़ ना करिएगा। जैसे ये देखिए पहला सवाल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप इज गिवन एज, फाई की वैल्यू मिली वेबर में है, टाइम सेकंड में है, व्हाट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड एट 2 सेकंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 सेकंड पे कितना होगा? -31। -31 ओके।
बच्चों ई इंड्यूस्ड लिख लीजिएगा माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, है ना। तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर आप डायरेक्शन विद निगेटिव साइन निकालेंगे तो चूंकि सारे ऑप्शन में निगेटिव है तो आप विद साइन आ जाएगा, तो माइनस, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए जो भी फ्लक्स आपके पास गिवन है, 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 1। तो बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 12t, और 70 का डिफरेंशिएशन 7 आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों ये देखिए टाइम का फंक्शन आ गया है। अब हमसे पूछा गया 2 सेकंड पे बताइए, तो माइनस 12 इंटू 2 प्लस 7, तो 12 इंटू 2 24, 24 और 7 31, तो माइनस 31 वोल्ट ये आ जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, इसमें एक चीज और है बच्चों की ना, मिली वोल्ट है। मिली वोल्ट का कारण क्या बच्चों, कैसे मिली वोल्ट कैसे आ गया सर अचानक से? क्योंकि फ्लक्स को बोल दिया इन्होंने मिली वेबर में है, तो चूंकि ये चीज मिली वेबर में है तो डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा वो मिली वोल्ट आएगा। अगला सवाल सेम तरीके से, गड़बड़ नहीं करिएगा। ये देखिए, आसान सवाल है बच्चों, टैगिंग देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मुश्किल है, सब कर लेंगे आप लोग, सबके आंसर आना चाहिए। इंड्यूस करंट बताना है t बराबर 2 सेकंड पे। फर्स्ट आ जाएगा 15.6 एम्पीयर, 15.6 एम्पीयर। बच्चों और लोगों का वेट कर रहा हूं मैं आंसर का, है ना। सबको आंसर आना चाहिए। सर फर्स्ट आया है 15.6 एम। ठीक ठीक। जो इसमें देखिए फिर से आपको इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो कहीं से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाए तो हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो देखिए डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं है तो आप मैग्नीट्यूड ही निकाल दीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा d∅dt। ठीक है, अगर आप माइनस लेके चलेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव के साथ आ जाएगा ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक तरह से डायरेक्शन बताता है केवल। तो d∅dt जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो देखिए ये बन जाएगा 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 माइनस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और t बराबर 2 सेकंड पे चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब t बराबर 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है बच्चों, बन जाएगा 60, 60 और 16 76, है ना। 76 प्लस 2 78, है ना। और 78 को रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 78 डिवाइड बाई 5, तो जो 5 15 पन्ना 75, है ना। तो 15 तो पूरा चला जाएगा और पॉइंट लगाएंगे 6। ठीक है, 15.6 एम्पियर। किसी कुछ डाउट हो कि सर ऐसा कैसे हो गया, या हम लोग क्या कुछ और तरीका आपके दिमाग में आ रहा हो बच्चों, तो वो भी बता दीजिएगा। अगला सवाल करेंगे बच्चों फिर से फिर। यस सर। यस सर। अगला सवाल देखिए, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कुछ नहीं की है बच्चों, सीधा सीधा आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया है, तो वही सोच के आपको आंसर करना है। सर डी ऑप्शन, सर बी ऑप्शन 0। बी ऑप्शन आएगा बच्चों, आराम से देखिए, जल्दबाजी मत करिए, बहुत आसान सवाल है।
आप आराम से ड्रॉ करिए, समय लीजिए और फिर जो भी आपको लग रहा है आंसर बताइए। स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 12 दे रखा है, मतलब नहीं क्योंकि ना इंड्यूस्ड करंट पूछा है, कुछ भी नहीं है। इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आप ऐसा सोचिए इसको, ये 0.5/12 आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है 0.5/12 अच्छा 0.5/12 आ रहा है क्या? ये आना चाहिए। चलिए कोई नहीं करंट निकाला ना, करंट निकाल प्लस पूछा। सर रेजिस्टेंस का तो काम ही नहीं है। हाँ कोई इसका रोल ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि सीधे बच्चों मैग्नेटिक 0.5 आ रहा है। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ इस तरह से कंसीडर कर सकते हो आप, या तो इनवर्ड कंसीडर कर लो या तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करो, जैसा भी आपको सही लगे, है ना। बट प्लेन ऑफ द लूप मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने लूप ऐसा कुछ कंसीडर किया है, देखिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं, ठीक है, ड्रॉ ही करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने ऐसा कुछ लूप कंसीडर किया है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो लूप में कुछ इस तरह से पास हो रही हैं, इधर से एंटर कर रही हैं ऐसे और इधर से बाहर, ठीक है, एंटर कर रहे हैं इधर से और इधर से बाहर। तो जो प्लेन ऑफ द लूप है, ये प्लेन ऑफ द लूप है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्लेन परपेंडिकुलर है तो आप सीधे सीधे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखेंगे, बी ए कॉस, और बच्चों थीटा की जगह रखेंगे 0 डिग्री। कारण क्या है कि आप एरिया वेक्टर को इस तरह से कुछ लेंगे, एरिया वेक्टर ऑफ दिस लूप वो कुछ इस तरह से आएगा एरिया वेक्टर। क्यों सर? क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, cos 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, बी का वैल्यू बच्चों दे रखा है इन्होंने 0.5 टेस्ला, और एरिया कितना हो जाएगा देखते हैं जरा, एरिया 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.5 वेबर। तो कोई ऑप्शन है? हाँ लास्ट वाला है। बच्चों निकाल पाए थे वाला आंसर? बताइए जल्दी से। यस सर यही है। अब सवाल देखिए बच्चों, बिल्कुल इसी टाइप के बनेंगे, है ना। कभी प्लेन परपेंडिकुलर बोल देगा मैग्नेटिक फील्ड पे, कभी बोल देगा कि प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के ही प्लेन में है ना। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, आप डायरेक्शन ड्रॉ करिए। कई बार बोलेगा कि एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री, तो फिर वहां पे सोचना है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेना हो। बनेंगे बच्चों इसी टाइप के, है ना, बाहर से कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप उस समय आप ड्रॉ करके आराम से सोचिए और फिर आंसर पिक करिए, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, लेंजेस लॉ। तो बच्चों लेंजेस लॉ से ही हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद सर। हाँ बोलिए। थैंक यू बोले। अच्छा चलिए लेंजेस लॉ से शुरू करेंगे। कहाँ थे आप नवाजीश जी? बहुत दिनों तक गायब थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर तबियत खराब थी सर हमारी, जरा थोड़ा सा तो आ नहीं पाए थे, घर पे लेक्चर दे रहे थे। अरे भाई तो आप तबीयत थोड़ा ध्यान रखिए, आपका बीच में एक बार और ऐसी आपकी, तो उसी चीज से रिलेटेड था या कुछ आपको अलग? सर फीवर वगैरह। अच्छा ओके, ध्यान रखिए, है ना। अब पेपर आ रहा है अब। ओके चलिए, थैंक यू।